तो कल हमने पढ़ना शुरू किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो करता है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता कैसे चलता है? उस मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता तब चलता है जब हम किसी मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक मटेरियल को उसके पास लेकर के आते हैं। अगर कंपास की निडल को हम पास लेकर के आते हैं तो वो ट्रू नॉर्थ साउथ नहीं दिखाती बल्कि कुछ और दिखाती है। और अगर हम उस करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो फिर से ट्रू नॉर्थ साउथ दिखाना शुरू कर देती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था बायट-सेवर्ट लॉ, जिसके हिसाब से हमने क्या देखा था बायट-सेवर्ट लॉ में कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसे छोटा सा पार्ट है dl, तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला था वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, वो करंट के प्रोपोर्शनल है, वो साइन ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द वायर एंड वायर के बीच में एंगल के प्रोपोर्शनल है। एक बार फटाफट रिकैप भी कर लेंगे, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक बार फटाफट मैं लिख देता हूँ बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ, ये पहला लॉ है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर हमारा ये वायर है जिसमें कुछ छोटा सा हमने इसका पार्ट लिया, छोटा सा टुकड़ा इसका लिया dl, करंट इसमें फ्लो कर रहा है I, तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से टुकड़े की वजह से r डिस्टेंस पर क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगी करंट के, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगी स्मॉल पीस ऑफ कंडक्टर के, प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा, थीटा कौन सा एंगल है? थीटा ये वाला एंगल है, यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वायर को जोड़ने वाली लाइन और वायर के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और वायर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इन सभी चीज़ों को मिला करके मैंने लिखा था I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या लिखी थी हम लोगों ने? म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉ है। बहुत सारी चीज़ तो मेल खाती है हमारे कुलॉम्स लॉ से, है ना, जैसे इनवर्स प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। क्लियर? तो ये हुई स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हमारे छोटे से टुकड़े dl की वजह से r डिस्टेंस पर। क्लियर है? अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू तो मैंने बता दी थी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो टेस्ला में नोट की जाती है। ठीक है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी। तो डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बेटर रहता है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे मिलेगा? अगर हम इस लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे dB म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r यूनिट वेक्टर बाई r स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोगों को डायरेक्शन मिल जाती है। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो अपॉन r क्यूब। देखो यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक वेक्टर है लाइक दिस, इस तरीके से एक वेक्टर है। ये हुई स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड छोटे से टुकड़े dl की वजह से, इस dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये हुई। क्लियर? सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पीस ऑफ कंडक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? मैग्नेटिक फील्ड dl और r के परपेंडिकुलर होगी। dl कौन सा है? dl है ये। लेंथ अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसमें जो I करंट फ्लो कर रहा है ना, उसकी वजह से ये जो है इसे कहते हैं करंट एलिमेंट। दिस कॉल्ड करंट एलिमेंट। ठीक है, दिस कॉल्ड करंट एलिमेंट।
और आर क्या है, दिस इज आर। तो करंट एलिमेंट और आर के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल है, या यूं कह लो करंट एलिमेंट और आर के परपेंडिकुलर होगी। इतना हमने कल कर लिया था। फिर मैंने तुम्हें डायरेक्शन बताने के लिए एक तरीका बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे पता लगाते हैं। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट पीस है कंडक्टर का इस तरीके से, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर हमने इसको कार्डबोर्ड में से पास किया था, ऐसे इस तरीके से कार्डबोर्ड में से पास किया था, ठीक है ना। और हमने क्या किया था, हमने आयरन फाइलिंग्स इसके ऊपर डाली थी, आयरन फाइलिंग्स डाली थी, और करंट फ्लो करने की वजह से क्या हुआ था, आयरन फाइलिंग्स ऐसे गोल गोल इस तरीके से पैटर्न बन जाता है, सर्कुलर पैटर्न बन जाता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एक सर्कुलर पैटर्न बन गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से आयरन फाइलिंग्स अपने आप को किसी पैटर्न में अरेंज कर लेती है, ऐसा एक पैटर्न बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन तो नहीं मालूम पड़ रही, डायरेक्शन फील्ड की कैसे मालूम पड़ेगी। तो डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एक रूल यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड, आपका राइट हैंड होना चाहिए, और राइट हैंड का थंब और फिंगर्स, ये दो चीज़ हम यूज़ करेंगे। अगर फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, ठीक है, या यूँ कह लो जिस तरफ तुम्हारा करंट जाए उस तरफ अपने थंब को पॉइंट करो, और उंगलियों को उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ घुमाओ। यानी थंब को क्या करोगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करके और फिंगर्स को वायर के चारों तरफ घुमाओ। तो जिस तरफ तुम्हारी फिंगर्स कर्ल करेंगे ना, जिस तरफ तुम्हारी फिंगर्स टर्न करेंगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें करंट ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपने थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट करो ऐसे, और अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाओ अराउंड द वायर। थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए अपनी फिंगर्स को वायर के अराउंड ऐसे टर्न करो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो देखो हमारी फिंगर्स, अगर हम राइट हैंड में वायर को होल्ड करते हैं इस तरीके से, वायर जैसे मान लो पेन है, पेन वायर है मेरे पास, और करंट की डायरेक्शन वायर के अलॉन्ग है, तो मेरी फिंगर जो है थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए फिंगर्स ऐसे चारों तरफ ऐसे घूम रही हैं, वायर की इस तरफ ऐसे गई, पीछे से ऐसे आई, और फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगी, समझ गए। यानी यहाँ से बाहर निकलेंगी, है ना, और यहाँ से अंदर जाएंगी। तो अंदर जाने के लिए हमने क्या किया था, क्रॉस, क्योंकि जब एरो अंदर की तरफ जाएगी तो हमें पीछे का पार्ट नजर आएगा, क्रॉस नजर आएगा, और जब हमारे सामने एरो आएगी तो वो डॉट्स के फॉर्म में नजर आएगी। इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और यहाँ पर कैसे है, सामने यहाँ पर हमारी फिंगर्स कर्ल करके ऐसे जाएंगी इस तरीके से, और पीछे से ऐसे आएंगी, जैसे वायर है, यहाँ से फील्ड ऐसे गई और पीछे से ऐसे आई, यहाँ अंदर गई, यहाँ पर बाहर आई, सामने ऐसे। इसको ऐसे भी शो कर सकते हो इस तरीके से। ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो फील्ड इस तरीके से ऐसे, ठीक है, इस तरीके से फील्ड दिखाई देंगी ऐसे। और कुछ ऐसा ही पैटर्न हमें आयरन फाइलिंग्स में नज़र आ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा क्लैरिटी दिखाई नहीं देती। इस वाले फिगर में ज़्यादा हमें क्लैरिटी नज़र आती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अराउंड द वायर किस तरीके की हो, समझ गए। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। देखो यहाँ पर अगर मैं करंट को ऐसे फ्लो करवाऊँ, फिर से अपने राइट हैंड में वायर को होल्ड करो ऐसे, जैसे अब की बार करंट नीचे जा रहा है, ये वायर है, अपने थंब को पॉइंट करो नीचे की तरफ, ऐसे पॉइंट किया, अब फिंगर्स किस तरफ जाएंगी, फिंगर को घुमाओ ऐसे, ऐसे करते हुए फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, ऐसे ऐसे नहीं, जिस तरफ तुम्हारी फिंगर्स की टिप जा रही है ऐसे। तो यानी यहाँ से फील्ड अंदर जाएगी, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस होगा क्योंकि एरोज फील्ड के अंदर जाएंगी, और यहाँ पर डॉट्स डॉट्स के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर देखने को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सी बात है, अभी इसको अच्छे से समझ लो।
और एक सर्कुलर वायर अगर होगा तो उसकी फील्ड कैसे बनाएंगे, देखते हैं। क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन की बात करते हुए हम लोग 2-4 एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आप लोगों को डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर एक सर्कुलर लूप है, इस तरीके से कोई सर्कुलर लूप है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो हमें फील्ड की डायरेक्शन बतानी है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, वायर को होल्ड कर पकड़ो ऐसे और थंब को पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन में। तो फिंगर्स कैसे जाएंगी, यहाँ से अंदर जाएंगी, इधर अंदर जाएंगी और वायर के पीछे से घूम करके बाहर आएंगी। तो यहाँ से बाहर आएंगी और यहाँ पर अंदर जाएंगी, अंदर जाएंगी मतलब क्रॉस क्रॉस, और यहाँ से बाहर आएंगी मतलब डॉट डॉट। और अगर यहाँ पर देखोगे तो क्योंकि यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाएगा, तो इसमें भी राइट हैंड में होल्ड करो वायर को, थंब की डायरेक्शन में करंट को पॉइंट करो, तो फिंगर्स ऐसे ऊपर अंदर जाएंगी, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस, और उंगली पीछे से वायर के पीछे से घूमते हुए यहाँ पर सामने बाहर आएंगी, इसलिए डॉट डॉट। यहाँ पर भी डॉट डॉट रहेगा, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस रहेगा, यहाँ पर भी डॉट डॉट रहेगा, क्रॉस क्रॉस रहेगा। तो इस तरीके से फील्ड बनेगी इसकी। और अगर वैसे बनाना चाहें तो फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आकर के ऐसे अंदर जाएंगी, ठीक है, ऐसे बाहर आकर के ऐसे अंदर जाएंगी, ऐसे बाहर आकर के ऐसे अंदर जाएंगी, ऐसे बाहर आकर के ऐसे अंदर जाएंगे। ये फिगर थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो डॉट और क्रॉस वाला तरीका है वो बिल्कुल सही हम लोगों को डायरेक्शन अच्छे से फील भी कराता है और उसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होता। तो डॉट क्रॉस मेथड जो है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये भी हमने डायरेक्शन यहाँ पर देखी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप लोग यूज़ करोगे राइट हैंड थंब रूल, समझ गए, बहुत ईजी। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे, बायट-सैवर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि हमेशा वायर एक जैसा नहीं होता, कभी कुछ शेप का होगा, कभी किसी और शेप का होगा, कभी लूप के फॉर्म में होगा, कभी कॉइल के फॉर्म में होगा, है ना, कभी बहुत स्ट्रेट वायर होगा, कई बार सेमी सर्कुलर वायर होगा, कभी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग अपने बायट-सैवर्ट लॉ यूज़ करके फील्ड निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि बायट-सैवर्ट लॉ आपका कब कब काम नहीं करेगा। देखो, हमने जो बायट-सैवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाली है वो निकाली है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखो, हमने बायट-सैवर्ट लॉ छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालने के लिए यूज किया है। डीएल छोटा सा टुकड़ा, इसका मतलब क्या है कि इसको बड़े वायर की वजह से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि कब कब यूज नहीं कर सकते, अगर हमारे पास कोई वायर है तो एक बहुत बड़े वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। नहीं तो तुम क्या करोगे, पूरी लेंथ, डीएल की जगह पूरी लेंथ ले लोगे, आर की जगह क्या लोगे, आर की जगह तुम शायद ये ले लो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये फॉर्मूला छोटे से टुकड़े की वजह से है, ठीक है, छोटे से टुकड़े की वजह से किसी पॉइंट पर, या यूँ कह लो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है वायर की तुलना में, तब भी इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है तो हमारा वायर छोटा बन जाएगा अपने आप ही। जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर होगी तो भी इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा है वायर का और उसके बहुत नज़दीक हो तुम, मतलब आर जो है ना इज़ वेरी वेरी स्मॉल, डीएल के मुकाबले बहुत छोटा है, तो भी इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ तभी करना है या तो तुम्हारा वायर बहुत छोटा सा हो, या वायर बड़ा है तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर हो वायर की लेंथ के कंपैरिजन में, तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बायट-सैवर्ट लॉ और कूलॉम्स लॉ, है ना, कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा था, चार्जेस की वजह से किसी मतलब दो चार्जेस के बीच में फोर्स, तो एक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक छोटे से टुकड़े की वजह से प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों लॉज में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं, एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं, काम आएगी।
तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन कुलॉम्स लॉ एंड बायट-सैवर्ट लॉ, कंपैरिजन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ एंड कुलॉम्स लॉ। ये है जो हम काम करेंगे। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज दोनों देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटीज। क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं कुलॉम्स लॉ में और बायट-सैवर्ट लॉ में। तो पहली बात तो देखो, दोनों लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं। दोनों लॉज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। और दूसरा, बोथ द फील्ड्स आर वेक्टर फील्ड, बोथ द फील्ड्स आर वेक्टर क्वांटिटी। दोनों फील्ड वेक्टर क्वांटिटी हैं और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करती हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, ओके। और अब डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस की बात करें, दोनों डिफरेंस क्या है भाई? एक में तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स कौन है? चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चार्ज। और मैग्नेटिक कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चार्ज नहीं कर रहा, मूविंग चार्ज कर रहा है। तो एक हम कहेंगे, एक में तो सोर्स चार्ज है और एक में सोर्स करंट एलिमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में द सोर्स इज चार्ज एंड इन द मैग्नेटिक फील्ड द सोर्स इज करंट एलिमेंट, समझ गए। दूसरा, डायरेक्शन। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलॉन्ग होती है, यानी जिस तरफ चार्ज चल करके जाएगा वही होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आर और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर होती है, समझ गए, क्लियर। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलॉन्ग। भाई चार्ज ये है और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर या तो आर के अलॉन्ग होगी या आर से मतलब आर की टुवर्ड्स द सोर्स होगी या अवे फ्रॉम द सोर्स होगी, लेकिन होगी आर के अलॉन्ग या उसके अपोजिट, है कि नहीं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमारा छोटा सा टुकड़ा है वायर का और ये डिस्टेंस है आर, तो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगी, या तो ऐसे या फिर ऐसे, क्योंकि डीएल क्रॉस आर ये एक डिसिमिलैरिटी है, समझ गए। तो ये हुई सिमिलैरिटीज बिटवीन कुलॉम्स लॉ एंड बायट-सैवर्ट लॉ। अब हम आते हैं अपनी एप्लीकेशंस पर। कौन कौन सी एप्लीकेशंस? बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। तो पहली एप्लीकेशन को करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर, उसके बीचों बीच निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। तो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है। लूप होता है एक रिंग, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है, और हमारे लूप का जो रेडियस है दैट इज, लेट अस सपोज ए,
ए इज द रेडियस ऑफ द लूप। ठीक है, तो हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? हमने कौन सा लॉ पढ़ा है? बायट-सैवर्ट लॉ पढ़ा है। तो बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पीस ऑफ कंडक्टर इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो करंट तो है हमारे पास, करंट फ्लो कर रहा है। डीएल स्मॉल एलिमेंट, चलो स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो हमने ये छोटा सा यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल, कोई भी टुकड़ा लेना, मैं छोटा सा टुकड़ा कहीं भी ले लो। सो दिस इज स्मॉल पीस ऑफ कंडक्टर डीएल। ठीक है, और आर क्या होगा? डीएल से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच की दूरी, तो क्योंकि हम सेंटर पे निकाल रहे हैं ना, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पर है? सेंटर पर। तो डीएल क्या होगा? आर क्या होगा? डीएल से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को जोड़ने वाली लाइन, यही होगा आर। लेकिन ये तो ए के इक्वल है, सो आर इज इक्वल टू ए। तो ये भी मिल गया हमें, ये मिल गया, ये मिल गया, डीएल मिल गया। और साइन थीटा क्या है ना? साइन थीटा क्या है? तो साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वायर को जोड़ने वाली लाइन और वायर के बीच का एंगल। क्या? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वायर को जोड़ने वाली लाइन और डीएल के बीच का एंगल। तो अगर हम डीएल कहीं पर भी लें, अगर हम डीएल यहाँ लें तो ये वाला एंगल होगा, डीएल यहाँ लें तो भी ये वाला एंगल होगा, यहाँ पर लें तो भी ये वाला एंगल होगा, है कि नहीं? यहाँ पर लें तो यहाँ पर भी डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। तो डीएल कहीं पर भी ले लो, एंगल हमेशा 90 डिग्री मिलेगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा इज 90 डिग्री। और आर किसके इक्वल है? आर ए के इक्वल है। पुट कर देते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 बन गया 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये तो मैग्नेटिक फील्ड आई छोटे से पीस की वजह से, लेकिन हमें तो पूरे लूप की निकालनी है ना। तो पूरे लूप की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे लूप को छोटे छोटे पीसेस में बांटेंगे और हर पीस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो अगर हम डीएल अलग अलग हिस्सों पे डीएल लेते हैं, हर एक की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ध्यान रखते हुए ऐड करेंगे। तो डायरेक्शन ध्यान रखते हुए अगर ऐड करेंगे तो हम देख लेते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सब डीएल की वजह से एक ही आएगी या अलग अलग आएगी। तो राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिंगर्स को ऐसे घुमाओ तो फिंगर्स हमारी लूप के ऐसे बाहर आ रही है, सेंटर पे ऐसे बाहर आ रही है। यहाँ पर लोगे करंट की डायरेक्शन थंब को पॉइंट करो, तभी फील्ड ऐसे बाहर आ रही है। यहाँ पर करोगे थंब की डायरेक्शन में करंट को पॉइंट, मतलब फिंगर को अपने थंब को पॉइंट करो, फिंगर्स ऐसे घूम करके और लूप के ऐसे बाहर आ रही है। यहाँ पर भी ऐसे बाहर आ रही है, यहाँ पर भी ऐसे बाहर आएंगी। तो सब डीएल की वजह से फील्ड की डायरेक्शन लूप से बाहर आएंगी। यानी कि हमें बिना चिंता करके जस्ट ऐड कर देना है, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। सो टोटल फील्ड क्या होगी मैं इसको बता देता हूँ। तो टोटल फील्ड हमें मिलेगी क्या मिलेगी हमें, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो B इज इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी। बाकी सब कांस्टेंट्स हैं, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे। डीएल इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? डीएल को जोड़ते जाओ, यहाँ से शुरू करो और जोड़ते हुए जाओ, जोड़ते हुए जाओ, जोड़ते हुए जाओ, वापस यहीं पर आ जाओ। तो तुम्हें क्या मिलेगा? पूरा सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप। तो हमें मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप। इससे क्या मिला? म्यू नॉट आई बाई 2 ए। ये हुई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। समझ में आई बात?
फटाफट नोट कर डालो, बहुत इजी है। इसकी स्टेप के बाद मैंने जस्ट इंटीग्रेट किया है, डीएल को इंटीग्रेट करा, क्या मिला, सरकमफ्रेंस मिल गया, और सॉल्व करके हमें मिला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमने वायर का ना एक टर्न लिया है, वायर को हमने एक बार ऐसे लपेटा है। अगर हम n बार ऐसे लपेटेंगे उतना ही रेडियस रखते हुए, तो इस फॉर्मूले में इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर n टर्न्स ऑफ वायर, अगर वायर के हम लोग n टर्न्स लेंगे, अगर हम लोग वायर के n टर्न्स लेंगे, अगर हम वायर के n टर्न्स लेंगे तो हमारे फॉर्मूले में म्यू नॉट n i बाई 2a आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, अगर हम लोग वायर के n बार ऐसे लपेटेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, n आ जाएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और बहुत सिंपल है। एक बार स्टेप वाइज देख लो तो तुम देखोगे तो बहुत आसान है। अब हम दूसरी एप्लीकेशन करेंगे, एक बार देखते हैं टाइम कितना रहता है। ठीक है, अब हम दूसरी एप्लीकेशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। भाई देखो, ये किसी को मैग्नेटिक फील्ड करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। सो सेकेंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड on the axis of current carrying loop। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। अब हमने कौन सी करी थी, अब हमने करी सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, और अब क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। यानी कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, ये ठीक है, लूप ऐसे है, इस तरीके से लूप है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे एक लूप ले लो, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और मुझे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके एक्सिस पर। ऐसे लूप है, लूप के सेंटर से उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस लूप की वजह से। तो मैंने ऐसे फिगर बनाया है, और मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे लूप में करंट फ्लो कर रहा है I, और पहले की तरह इसका रेडियस है a। ठीक है, पहले की तरह इसका रेडियस हम लोग a ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ले लेते हैं r, इसको यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा नज़दीक ले आते हैं, r, इसको कह देते हैं मान लो x। क्लियर हुई बात? ये हमारा पॉइंट कहाँ पर है, एक्सिस पर है, ये हमारा लूप है। तो बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, बायट-सैवर्ट लॉ कहता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब तो कई बार यूज कर लिया, हमें याद भी हो गया बायट-सैवर्ट लॉ कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो करंट हमारे पास है, dl कहीं पर भी ले लो, छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग dl का, इधर ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, छोटा सा पीस कहीं भी लेना है तो हमने यहाँ पर ले लिया छोटा सा पीस dl। ठीक है, r क्या होगा, r तो यही होगा, dl से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच की डिस्टेंस r, रेडियस लूप का है a, और सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है x। सारी चीज़ हमारे पास है, लेकिन थीटा क्या होगा, थीटा ध्यान से देखो, हमारा लूप कैसा है, ये हमारा लूप है, और छोटा सा टुकड़ा ये लूप का, छोटा सा टुकड़ा ये वाला, देखो ये छोटा सा टुकड़ा है लूप का ऐसे, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वहाँ पे है, वहाँ से dl और r के बीच का एंगल कितना है, देखो dl और r के बीच एंगल कितना है, देखो ध्यान से, dl और r के बीच का एंगल कितना है, चाहे कहीं भी हो, तो dl और r के बीच का एंगल, अगर तुम्हारा ये dl है, ये r है, ये dl है और ये r है, देखो dl और r हमेशा एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। समझ गए, ये तुम्हारा dl है और ये तुम्हारा r है,
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हारे पास ही है। तो आर और डीएल के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अच्छा कैसे ले लो, चाहे इस पॉइंट को कहीं भी ले जाओ, समझ गए। तो एंगल थीटा कैसा रहेगा, थीटा विल बी 90 डिग्री। तो लिखो इसको, तो पुट करने के बाद हमें मिलेगा म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो छोटे से पीस की वजह से हुई। अगर हमें टोटल फील्ड निकालनी है तो ऐसे छोटे छोटे डीएल को हम लोग ऐड करते जाएंगे और टोटल मैग्नीफील्ड निकाल लेंगे। ऐसे डीएल की मैग्नीफील्ड निकालते जोड़ते जाएंगे और सबकी मैग्नीफील्ड की डायरेक्शन देखते हुए ऐड कर देंगे। ऐसे करते हैं ना। अब डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन में यहाँ पर देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो हमें साफ मालूम पड़ जाता है कि जो मैग्नीफील्ड आएगी वो डीएल और आर के परपेंडिकुलर होगी। अगर ये डीएल है ये आर है, अगर ये डीएल है ये आर है, तो मैग्नीफील्ड दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे होगी, ऐसे बाहरी तरफ, इस तरफ ऐसे, समझ गए। देखो तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे ऐसे, ये डीएल और ये तुम्हारा आर, और मैग्नीफील्ड कैसी होगी, इस तरफ होगी। अगर पेन यूज़ करके बता देता हूँ तुम्हें, इस तरीके से ये होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। ये डीएल, ये आर और ये मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक, ये डीएल, ये आर और ये मैग्नेटिक। इसका मतलब क्या होगी, इस तरीके से होगी। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी। क्लियर, समझ गए। अच्छा, अगर हम ऐसे डीएल की, क्योंकि हमें करना क्या है, ऐसे छोटे छोटे पीसेस की मैग्नेटिक फील्ड निकालते जानी है और जोड़ते जानी है और डायरेक्शन हिसाब से जोड़ेंगे। लेकिन अगर हम डीएल को यहाँ पर लें, क्योंकि जब हम डीएल को अलग अलग हिस्सों में लेते हुए आएंगे और यहाँ पहुँचेंगे तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, है ना। बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन आई। अब बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन आई तो हम क्या करेंगे, हम तो इनको डायरेक्टली जोड़ नहीं पाएंगे, दोनों इस तरीके से हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। तो करते हैं इनको कंपोनेंट्स रिजॉल्व। ये हमारा डीबी है और ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। मान लो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं, इस एंगल को नाम दे देते हैं अल्फा, ठीक है। ये एंगल भी अल्फा है क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, ओके। ये पूरा एंगल 90 है। अगर ये अल्फा हुआ तो ये पूरा 90 है, तो बचा हुआ भी अल्फा होगा, है ना। इसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ पर dB cos अल्फा और ये dB sin अल्फा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी दो कंपोनेंट होंगे। ये एंगल अल्फा है तो dB cos अल्फा और ये वाला कंपोनेंट dB sin अल्फा। यानी जब तुम डीएल को अलग अलग टुकड़ों को लोगे तो उनका साइन वाला कंपोनेंट ही एक डायरेक्शन में आ रहा है और कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो हम लोग किसको इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग जो मैग्नीफील्ड निकालेंगे, टोटल मैग्नीफील्ड निकालेंगे, वो हम लोग डीबी साइन अल्फा को इंटीग्रेट करके निकालेंगे। कॉस अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्लियर है। डीबी की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है, तो हमने इनको बांट लिया कंपोनेंट्स में, एक्स और वाई एक्सिस में। हम देख रहे हैं वाई एक्सिस वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स एक्सिस वाले जुड़ेंगे। कौन सा कंपोनेंट जुड़ रहा है, डीबी साइन अल्फा जुड़ रहा है। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डीबी साइन अल्फा को बाहर निकाल लेते हैं और डीबी की जगह क्या करेंगे, म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं बाकी सारी चीज़ों को। म्यू नॉट को निकाल लिया, आई को निकाल लिया, साइन अल्फा को निकाल लिया, 4 पाई को निकाल लिया, आर स्क्वायर को निकाल लिया, डीएल को अंदर रखा, डीएल को अंदर रखा। देखिए टाइम क्या हो रहा है, क्लियर। तो डीएल को इंटीग्रेट कर देते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई। आर की जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर है ना, लेकिन आर क्या है, आर इज, देखो इधर, आर इज
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी ए बाई आर और डीएल 2 पाई ए। यहाँ पर भी देख लो, ये जो r है दोबारा से हम इस r को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हुए हमें क्या मिलेगा, इधर लिख देता हूँ मैं। तो हमें v मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इनको मिला करके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2 और a 2 पाई ए स्क्वायर। सो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, सो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। ये आई हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस।